वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस। देखिए 20 मिनट में ये तो आप भी जानते हैं कि पूरा चैप्टर ख़त्म करवाना, डीपली पढ़ाना ये मुश्किल है। आपने आज तक जो भी पढ़ रखा है 20 मिनट में मैं चैप्टर 1 का रिवीजन कराऊंगा। इसमें आप अपने मस्तिष्क में जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और आपके सामने से सारी चीज़ें घूमती हुई आपको नज़र में आएंगी जो भी आपने पढ़ा है। तो चलिए रिवीजन क्लास 1 शॉर्ट में हम चैप्टर को समाप्त करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। बस परसों ही एग्ज़ाम है आपका, तो 29 फरवरी की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 29 फरवरी को आपका पेपर है। चलिए पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का। अब पहली बात आती है रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन वह क्रिया जिसमें क्या हो, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए इसमें दो टर्म होते हैं। वह पदार्थ, देखिए जब दो पदार्थ मिलेंगे, ठीक है, तो उनसे ही कोई तीसरा पदार्थ बनेगा, ठीक है, या कोई एक पदार्थ उसमें कुछ परिवर्तन हो तभी वो दूसरा पदार्थ बनेगा। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी ये जो पदार्थ होगा जो शुरुआत में हमारे पास है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, ठीक है, अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिनका निर्माण होता है, यानी ये जो बने नए पदार्थ, उन्हें क्या हम कहेंगे? उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए उदाहरण क्या है रासायनिक अपक्रिया का? उदाहरण जैसे भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अपक्रिया तो हमने देख लिया, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब देखिए रासायनिक अपक्रिया में एक तरफ हम क्या लिखते हैं? अभिकारक, और बीच में तीर लगाते हैं, और एक तरफ लिखते हैं हम उत्पाद, ठीक है। अब अभिकारकों को हम बाय नेम भी लिख सकते हैं या उनके संकेतों से लिख सकते हैं। तो अभिकारकों को जब बाय नेम या संकेत लिख देते हैं तथा उत्पादों को बाय नेम या संकेतों के द्वारा लिख देते हैं और बीच में लगा देते हैं हम तीर, तो इसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां भी लिखी जाती हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर हमने देखा, उदाहरण जैसे ये शब्द समीकरण है, यानी शब्दों में लिखा है, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये अभिकारक है दोनों। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये शब्दों के रूप में लिखा गया एक रासायनिक समीकरण है, और इसके इस तरफ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गए? अभिकारक। और अपक्रिया के दौरान जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। दूसरा भी देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम शब्दों में ना लिख करके तत्वों को उनके संकेत के रूप में लिखते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण इसे भी कहते हैं। जैसे जिंक की जगह हमने जिंक का संकेत यूज किया है Zn, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यूज किया H2SO4। ये दोनों क्या है? हमारे अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक हैं। और रासायनिक अभिक्रिया हुई और उस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जिंक सल्फेट मिला, जिसका फार्मूला होता है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये क्या हो गए? ये उत्पाद हो गए, उत्पाद हो गए। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। आगे देखिए अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर IMP क्वेश्चन है कि ढेर सारी अपक्रियाएं जो है अपक्रियाओं के प्रकार में से किसी अपक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे पहला जो है वो संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा ये ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई चीज जुड़ेगा। तो इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब जिसको हम LHS में लिखते हैं वो अभिकारक, और तीर के RHS में जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? उत्पाद। तो संयोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद, यानी जो उत्पाद हो वो केवल एक हो। जैसे A और B ये दो क्या हो गए? हमारे अभिकारक, और C क्या हो गया? उत्पाद। उदाहरण क्या है संयोजन अपक्रिया की? ये उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी अपक्रियाओं के उदाहरण आपको 2-3 उदाहरण आने चाहिए। जैसे कोयले का दहन, जब कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब यहाँ देखिए एक अभिकारक और दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाए, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया का ये क्या है? उदाहरण है।
दूसरा जैसे जल का निर्माण, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, H2 यानी जल बनाते हैं। इसमें 2 अभिकारक हैं और ये क्या है, एकल उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया किसकी उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना और जल। जल के साथ जब बिना बुझा चूने को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और ये भी एकल उत्पाद है और ये दोनों क्या है, अभिकारक है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। आगे चलते हैं दूसरे टाइप की अभिक्रिया को। दूसरे प्रकार की जो हमारे पास अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, इसे कहते हैं हम कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन मतलब जहां जुड़ना होता है, वहीं वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का क्या अर्थ होता है, टूटना। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी इस बार अभिकारक एक होगा। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होगा और वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, 2 या 2 से अधिक क्या थे, हमारे पास अभिकारक थे और वो एकल उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, हमारे पास अभिकारक एक ही है, उत्पाद क्या है, एक से अधिक है। उत्पाद क्या है, एक से अधिक है। और इसे ही क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभिकारक है जो कि अकेला है, और ये क्या है, हमारा उत्पाद है जो कि 2 है। यानी एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक किसमें, उत्पाद में क्या होता है, बदलता है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऊष्मीय वियोजन। पहला क्या है हमारे पास, ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मा जहां लग गया, ऊष्मीय वियोजन, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी ऊष्मा के द्वारा जहां पर वियोजन होता है, टूटते हैं, एकल अभिकारक टूटते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। अब देखिए उदाहरण इसके क्या है, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 है। अब ये एकल अभिकारक है और ऊष्मा जब दिया जाएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 इसमें टूटेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया किसका, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन किस प्रकार के, चूंकि हमने ऊष्मा दिया है उसके बाद वियोजन हो रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ऊष्मा दिया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट को यानी चूना पत्थर को हम जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, टूटेगा। और यह अभिक्रिया भी चूंकि ऊष्मा देने पर हो रही है, इसलिए यह भी उदाहरण होगा किसका, ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वैद्युत वियोजन। अब ये वियोजन अभिक्रिया क्या ही एक उदाहरण है, क्या, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होगा, वैद्युत धारा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होगी। वैद्युत धारा के माध्यम से वियोजन अभिक्रिया होगी, वियोजन की अभिक्रिया वैद्युत धारा के माध्यम से होगी, तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया ही है, ठीक है, लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। जैसे जल में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। और चूंकि विद्युत धारा देने के बाद वियोजन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा किसका, वैद्युत वियोजन का। तीसरा क्या है हमारे पास, अगला है प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो वियोजन की घटना होती है, जो अभिक्रिया होती है वियोजन की, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण है जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाएगा। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बदलेंगे तो किसमें होगा, Ag और Br2 में वियोजित हो जाएगा। तो ये सब वियोजन अभिक्रियाएं हैं। और वियोजन अभिक्रिया में कैसी अभिक्रियाएं हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया खत्म हो गया, अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। किसको, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में देखिए विस्थापन से ही पता चल रहा कि इसमें किसी चीज का विस्थापन होगा, यानी एक जगह से हट करके वो दूसरी जगह जाएगा। इन अभिक्रियाओं में यानी वियोजन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी आनी चाहिए आपको, कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। अब जैसे उदाहरण में देखिए, ये आपका Fe है, आयरन
और ये कॉपर सल्फेट है। अब चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe जो है वो ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो Fe कॉपर को हटा देगा यानी विस्थापित कर देगा और खुद जाकर के सल्फेट आयन के साथ लग जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, FeSO4 और प्लस क्या मिलेगा, कॉपर। इसी तरह से जिंक भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है और इस कारण से जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए विस्थापन अपक्रिया में जब दो चीजें दो अभिकारकों का स्थान परिवर्तन होगा तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। अब सोडियम जाकर के क्लोरीन के साथ लग जाए और बेरियम आकर के SO2 के साथ लग जाए तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए आगे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, यानी Ba आकर के सल्फेट आयन के साथ लग गया और सोडियम जाकर के क्लोरीन आयन के साथ बन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो देखिए यहाँ पर दो बार विस्थापन हो रहा है कि नहीं, सोडियम का यहाँ हो रहा है और बेरियम का यहाँ हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का घटना। ऐसे याद करिए कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो जैसे ये कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन का उपचयन हुआ। क्यों उपचयन हुआ, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और ये अब क्रिया कौन सी हुई, पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CuO बना दे रहा है। अब यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ये कौन सी अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया। ऐसे CuO + H2, ठीक है, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। अब देखिए क्या हो गया कि कॉपर में ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर से और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। समझ गए। दूसरा क्या है, अपचयन अपक्रिया। तो उपचयन का उल्टा जो है वो अपचयन है। जैसे हमने कहा उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना, तो इसमें ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का घटना, ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर है CuO + H2। अब यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का घटना हो रहा है, तो इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया और हाइड्रोजन उपचयित होकर के क्या बना दिया, H2O यानी जल बना दिया। अब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं साथ साथ में, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, इसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अपक्रिया। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री का ये रूल है, बाय नेम जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको पूछा जाता है। अक्सर बाय नेम रिएक्शन पूछे गए हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है साथ साथ में, यानी एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का उपचयन हो एक ही समीकरण में, एक ही रासायनिक अपक्रिया में, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। आगे चलते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन का क्या महत्व है इसमें देखते हैं। तो उपचयन और अपचयन पर आधारित एक हमारी घटना है संक्षारण। संक्षारण यानी धातुओं को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो धातु ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या हो जाता है, उपचयित तो हो जाता है और क्या बना देता है, एक ऊपर लेयर चढ़ जाता है, लेयर बना देता है धातुओं के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग यानी कि जिसे आप देसी भाषा में मूर्छा कहते हैं। तो संक्षारण कौन सी अपक्रिया है, संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु को खुले में छोड़ते हैं तो वो आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु का ऊपरी परत क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और संक्षारित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलिए, जैसे अब संक्षारण का यहाँ पर क्या है, उदाहरण क्या है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली
परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब इससे हम बचाव कैसे करेंगे, यानी संक्षारण से हम बचाव कैसे करेंगे? यसद लेपन या विद्युत लेपन, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या पेंट हम कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में लोहे की चीजों को हम पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि हम उन्हें संक्षारण से बचा सकें। अच्छा, पेंट कैसे संक्षारण को बचाता है? अब ये धातु है, इसके ऊपरी परत पे जब आप पेंट कर देते हैं तो ये ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में नहीं आने पाता है इसका परत, और इस कारण से वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है और संक्षारण से हमारी धातुएं बची रह जाती हैं। अच्छा, अपचयन और उपचयन का दैनिक जीवन में एक उपयोग और है विकृति गंधिता। क्या होती है? अक्सर हम लोग खाना वगैरह रख देते हैं तो गर्मियों के दिनों में उसमें से बदबू आने लगती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? विकृति गंधिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गर्मियों में खाना वगैरह रख देते हैं तो भोजन सामग्री क्या हो जाती है? खुले में खराब हो जाती है। अब देखिए, विकृत गंधिता को हम रोकते कैसे हैं? पहली बात तो यह है प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, यानी हम खाने वाली चीजों के साथ कुछ ऐसा मिला दे जो ऑक्सीकरण को ना होने दे, ऑक्सीकरण को ना होने दे, तो उसे ही प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो चिप्स वगैरह बिकते हैं तो उसमें जो आप देखते हैं कि कहते हैं हवा भरी, तो एक्चुअली हवा नहीं, उसमें प्रतिऑक्सीकारक गैस भरा होता है, जिसके कारण चिप्स लंबे समय तक चले, उसके साथ विकृत गंधिता ना हो, इस कारण से उसमें मिलाई जाती है। दूसरा क्या? वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। अब देखिए, अचार वगैरह सब एकदम एयर टाइट बोतल में रखे जाते हैं, वायु के स्थान पर क्या भर दिया जाए? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकता है। और क्या? शीतलन द्वारा। देखिए, हम खाद्य सामग्री को गर्मियों के मौसम में कहाँ रखते हैं? फ्रीज में रखते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की जो दर है वो बहुत धीमी हो जाती है और लंबे समय तक हमारी खाद्य सामग्री खराब नहीं होती। तो दोस्तों, ये पूरा चैप्टर था, चैप्टर 1 का समरी था। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मेरे साथ साथ में आपने सारी चीज़ें दिमाग में आपकी दोहराती गई होंगी कि हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया था, वैसा पढ़ाया था, ये बात बताई थी, ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। तो चलिए अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करते हैं आप लोग एकदम विज्ञान का पेपर एकदम बढ़िया तरीके से करके आएंगे।